Assalamu alaikum. Welcome to Shah Group Educational Channel. This is your physics teacher, SM Nasir Shah. Okay, student, we are going to discuss another topic related to this chapter. The name of this chapter, dynamics, as you can see on your screen. The first topic related to this chapter, Newton's first law of motion. Okay, student, we are going to the basic statement of Newton's first law of motion. As you can see on your screen, Newton's first law of motion state that everybody remains at rest or continuous to move with uniform velocity in a straight line until unless acted upon by an external unbalanced force. इसकी स्टेटमेंट में स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो इसमें एक बात बिल्कुल क्लियर इन्होंने जो है वो डिफाइन करी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो रुका हुआ है, रेस्ट की पोजीशन में है, तो वो हमेशा रेस्ट की पोजीशन में रहेगा। और अगर वो कंटिन्यूस मूव कर रहा है तो वो हमेशा कंटिन्यूस मोशन की कंडीशन में रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई जो है वो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करने का मतलब ये है कि वो उसकी स्टेट को चेंज कर देगा। यहाँ एक बात तो समझ में आ गई थी जो है वो साइंटिस्ट की, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट की पोजीशन में है, तो वो 10 साल तक रेस्ट में ही रहेगा अगर हमने उसको जो है वो अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करी उसके ऊपर, या 10 साल से आगे भी वो रेस्ट में ही रहेगा। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है तो उसको हम अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करें बगैर भी, आप देखें कि अगर हमने किसी बॉल को थ्रो किया है, वो बॉल आगे आके खुद ब खुद रुक रही है। तो न्यूटन ने इसको मजीद क्लियरिफाई किया कि हम जब भी बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा। वो आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे थे। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये कि उधर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही, इंटरनल एक्सटर्नल फोर्सेस जो है वो एक्ट नहीं कर रही। तो इस कंडीशन पे अगर हम स्पेस में देख लें स्टूडेंट्स, तो स्पेस के अंदर अगर कोई एस्ट्रॉइड है या कोई पत्थर है या कोई स्टोन है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा जब तक वो किसी दूसरे एस्ट्रॉइड से टकरा कर गिर नहीं जाता, या जो है वो स्पेस से बाहर नहीं चले जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन स्टेट ऑफ रेस्ट पे भी वैलिड था, स्टेट ऑफ मोशन पे भी वैलिड था अंडर द आइसोलेटेड कंडीशन। एक बार फिर मैं इसकी स्टेटमेंट आपसे डिफाइन करूंगा कि एवरीबॉडी रिमेंस एट रेस्ट और कंटिन्यूस टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन ए स्ट्रेट लाइन अंटिल अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स टू चेंज इट स्टेट। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ रेस्ट में है तो वो हमेशा स्टेट ऑफ रेस्ट में रहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है तो वो हमेशा स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा, जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। दिस इज द बेसिक स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ओके स्टूडेंट, इसकी एक्सप्लेनेशन पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। पार्ट नंबर वन, द फर्स्ट पार्ट स्टेट डेटा बॉडी कैन नॉट चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन until unless acted upon by an external unbalanced force to change its state। जब तक हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दें, जब तक हम उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दें, वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगा। आप देख रहे हैं कि पार्ट नंबर वन जो है वो जो हमने इसकी स्टेटमेंट आपसे डिस्कस करी उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल जो है वो इन्होंने स्टेटमेंट दी है। कि अगर इसकी एग्जाम्पल भी दे दें कि a book lying on a table remains at rest unless it is lifted pushed by an external unbalanced force। अगर कोई किताब जो है वो टेबल के ऊपर रखी हुई है स्टूडेंट, और उसके ऊपर मैं अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा, तो वो अपनी टेबल पर स्टे करी रहेगी और वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करेगी। इसी तरीके से अगर मैं इसके पार्ट नंबर टू की बात करूं, तो सेकंड पार्ट स्टेट डेटा बॉडी इन मोशन remains in motion with uniform velocity until an unbalanced force act upon it। तो सेकंड पार्ट किसको शो कर रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट स्टेट ऑफ मोशन में है, हालत हरकत में है, तो जब तक मैं उसके ऊपर अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं करूंगा, वो अपनी स्टेट को, अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेगा। दिस पार्ट इज नॉट सेल्फ एविडेंट बिकॉज अ बॉल पुश्ड वंस डज नॉट continue its motion forever। A little consideration, however, shows that there is an opposing force like ground friction and air friction acting in this case। These frictional forces are responsible to stop the ball। If we eliminate these opposing force, a body in motion will continue its motion forever। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात कही थी स्टेटमेंट डिस्कस करते हुए, कि अगर हम जो है कोई आइसोलेटेड सिस्टम ले लें और उसके ऊपर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही हो, उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही हो, तो आप देखेंगे कि जो है वो स्टेट ऑफ मोशन में है, तो वो स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई ना कर दी जाए। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक है इनर्शिया एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इनर्शिया इज दैट, बेसिकली अगर हम इनर्शिया की डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले मैं आपको इसको एक कॉन्सेप्ट बता दूं। इनर्शिया को उर्दू में जमूद भी कहते हैं। खैर ये तो बेसिकली इसकी प्योर उर्दू के लफ्जी मीनिंग है।
Inertia is that property of matter by virtue which is remains twice remains in its existing state. Inertia actually मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो अपनी स्टेट को हमेशा मेंटेन रखने की कोशिश करेगी। अगर वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है, अगर मैं उसको स्टेट ऑफ मोशन में लेकर आना चाहता हूँ तो पहले वो कोशिश करेगी कि मैं स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहूं, लेकिन अनबैलेंस फोर्स अप्लाई होने की वजह से वो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाएगी। इसकी मिसाल ऐसे है बिल्कुल कि अगर कोई शख्स जो है वो बस में ट्रैवल कर रहा है और वो चलती हुई बस से उतरने की कोशिश करेगा, तो आप देखेंगे कि चलती हुई बस स्टेट ऑफ मोशन में है, और जब वो उतरता है कोई शख्स तो वो थोड़ी देर के लिए रनिंग कंडीशन में रहेगा, ताकि उसका इनर्शिया क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए, क्योंकि वो जिस बस से उतरा है वो स्टेट ऑफ मोशन में थी। अब उस पर्सन की भी बॉडी स्टेट ऑफ मोशन में ही रहने की कोशिश करेगी, इसलिए वो थोड़ा सा रनिंग में जो है वो रनिंग करते हुए जो है वो बस से उतरेगा, और जो है वो फिर उसके बाद अपनी स्टेट को जो है वो स्टेबिलिटी की कंडीशन पे लेके आएगा। सो डेफिनेशन देखें, टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी, tendency of a body by virtue of which the body at rest or moving with uniform velocity retains its state is called inertia। कि बॉडी की वो सलाहियत जो अपनी स्टेट को मेंटेन रखे, चाहे वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो या वो रेस्ट में हो, उसको हम इनर्शिया कहते हैं। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, अनदर डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय विच अ बॉडी रेजिस्ट अ फोर्स। कि ये बॉडी की वो प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है फोर्स को अप्लाइड टू इट। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करूं तो वो उस फोर्स को रेजिस्ट करेगी थोड़ी देर के लिए, अपनी स्टेट को मेंटेन करने की कोशिश करेगी टू चेंज इट स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज कॉल्ड इनर्शिया। इनर्शिया ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स मास। इनर्शिया मास पर डिपेंड कर रहा है। हैवी बॉडी होगा तो ग्रेटर इनर्शिया होगा, लाइटर बॉडी होगा तो लाइटर इनर्शिया होगा। ओके स्टूडेंट, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की अगर हम बात करें, इसकी स्टेटमेंट है कि व्हेन एन अनबैलेंस फोर्स एक्ट अपॉन अ बॉडी, जब हम कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी के ऊपर, इट इज एक्सेलरेटेड इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वो डायरेक्ट फोर्स के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन परफॉर्म करना शुरू कर देता है, हरकत परफॉर्म करना शुरू कर देता है। द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। और हमेशा एक्सेलरेशन की जो मैग्नीट्यूड होगी स्टूडेंट, वो फोर्स के क्या होगी, डायरेक्टली होगी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है कि अगर मैं फोर्स की वैल्यू को इंक्रीमेंट पर लेकर जा रहा हूं तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। अगर मैं फोर्स को कम कर रहा हूं तो एक्सेलरेशन भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। एक चीज हम बढ़ाएं दूसरी चीज बढ़ जाए, एक चीज हम कम करें दूसरी चीज कम हो जाए, तो दिस इज द साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। और बेसिकली वी कैन से ऑल्सो दिस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन एक्चुअली। the magnitude of acceleration is directly proportional to the applied force, and also we can say, as you can see on your screen, is inversely proportional to the mass of a body। एक्सलेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स के है, और एक्सलेशन साथ साथ मास के क्या है, इनवर्सली है। लेट्स से अगर मैं इसकी एक एग्जांपल आपको डिफाइन करना चाहूँ कि अगर मेरे पास कोई हैवी ऑब्जेक्ट है, तो आप ये देखेंगे फोर्स कांस्टेंट अप्लाई हो रही है। हैवी ऑब्जेक्ट है तो हमारे पास उसका जो रफ्तार है, उसकी जो एक्सेलरेशन है वो कम होगी। अगर मैंने उसके मास को कम कर दिया है तो उसकी रफ्तार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा है कि अगर मेरे पास कोई जो है वो ट्रॉली है, और आप जो है वो शॉपिंग मॉल में गए हैं और किसी मार्ट में गए हैं, और आपने उस ट्रॉली के अंदर पहले वो ट्रॉली एम्प्टी है, खाली है, लेकिन जब आपने उसको जो है फोर्स अप्लाई करके मूव करना शुरू किया तो आप उसको इजी वे में मूव कर पा रहे हैं, उसका एक्सेलरेशन जो इजी वे में प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन जब आप उसके अंदर सामान डालते रहेंगे मार्ट में, जब आप शॉपिंग कर लेंगे तो आप देखेंगे कि उसका वजन भारी होता जाएगा और आपके लिए उसको मूव करना थोड़ा सा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। सो वी कैन से एक्सेलरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मास, कि जब हम मास बढ़ाएंगे तो रफ्तार कम हो जाएगी, और जब हम मास कम कर देंगे तो रफ्तार ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और इधर हमारे पास मास कांस्टेंट रहेगा, और नेक्स्ट ऑप्शन पे हमारे पास फोर्स कांस्टेंट रहेगा, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। ओके, अगर हम इसकी इक्वेशन को कंबाइन करें, जो हमारे पास दोनों इक्वेशन थी, तो लेफ्ट साइड पे ए कॉमन था, ए एक मरतबा कॉपी हो जाएगा, और राइट साइड पे दोनों इक्वेशन का RHS मल्टीप्लाई होगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा। सो वी कैन राइट एज एफ मल्टीप्लाई बाय 1/m। और एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन के एफ वन जा एफ आ जाएगा, एफ अपॉन एम। और whenever we will eliminate the sign of proportionality, we will have to take is equal to and constant, as you can see on your screen, कि जब भी हम प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते हैं स्टूडेंट्स तो इज इक्वल टू आता है और कांस्टेंट आता है, और कांस्टेंट की जगह यहाँ साइंटिस्ट ने के रखा, एम डिवाइड हो रहा है, इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा, और के की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे। तो ये आप देखें फॉर्मूला जो हमारे पास बन जाएगा वो बन जाएगा एफ इज इक्वल टू एम ए। दिस इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन।
And what we have the definition of force, you will have to give me answer. कि force is an agent which changes or tends to change the state of rest or of uniform motion. कि force एक ऐसा एजेंट है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो वो उसकी स्टेट को चेंज कर देता है. स्टेट ऑफ रेस्ट होता है तो स्टेट ऑफ मोशन में आ जाता है, स्टेट ऑफ मोशन होता है तो स्टेट ऑफ रेस्ट में आ जाता है. और वी कैन ऑल्सो से कि द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सेलरेशन इट इज सेड टू बी फोर्स. बेसिकली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल डेफिनेशन. और इससे पहले जो मैंने आपसे डेफिनेशन शेयर करी और आपको समझाई वो कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन है. तो हमेशा किसी भी टॉपिक के दो डेफिनेशन हो सकते हैं, एक न्यूमेरिकल डेफिनेशन हो सकता है और एक कॉन्सेप्चुअल. कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन में आपसे अगेन शेयर कर रहा हूँ कि फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन. कि फोर्स एक ऐसा एजेंट है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करते हैं तो वो उसकी स्टेट को क्या कर देता है, चेंज कर देता है. और इसी तरीके से न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास कि the product of mass and acceleration it is said to be force. The product of mass and acceleration it is said to be force. Okay student, next topic है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और यहाँ पर एक्शन का रिएक्शन आप देखेंगे कि टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन. कि हर एक्शन का रिएक्शन है. इसकी मिसाल मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दूंगा कि अगर आप जो है वो बीमार होते हैं, आपको फीवर होता है, तो आप देखें आप ये जो फीवर होना है ये बेसिकली एक्शन है. और जब आप मेडिसिन लेते हैं, कोई पैनाडोल लेते हैं, कोई भी मेडिसिन लेते हैं, तो वो उस एक्शन के नतीजे में रिएक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. तो इसके बाद जो है वो फिर आप देखें सेहतयाब होते हैं. तो यहाँ एक्शन का रिएक्शन डिफरेंट तरीके से हो रहा है कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपका ये एक्शन है और रिएक्शन में आपको क्या प्रोवाइड हो रही है, एनर्जी प्रोवाइड हो रही है. तो डिफरेंट कंडीशन हो सकती हैं. टू एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो वी कैन एक्सप्लेन राइट नाउ फोर्स एक्सर्टेड बाय वन बॉडी इज कॉल्ड एक्शन. अगर कोई फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अप्लाई हो रही है तो वो एक्शन है. और उस फोर्स के नतीजे में अगर सेकंड बॉडी उसके ऊपर मजीद फोर्स अप्लाई कर रहा है तो वो फोर्स रिएक्शन के तौर पर कंसिडर की जाएगी. इसकी एग्जांपल देखें, मोशन ऑफ रॉकेट, फ्यूल बर्न्स रैपिडली exert force in downward direction and rocket move upward as a reaction. अगर मैं किसी रॉकेट की बात करूं तो उसका जब फ्यूल रैपिडली बर्न होता है तो वो डाउनवर्ड फोर्स जो है वो अप्लाई करता है डाउनवर्ड डायरेक्शन में. और रॉकेट इस कंडीशन में जो है वो रिएक्शन के तौर पर अपवर्ड की तरफ जाता है. अगर मैं बुक की बात करूं, बुक लाइंग ऑन अ टेबल, तो वेट ऑफ द बुक ऑन द सरफेस इज एक्शन. अगर कोई टेबल पर बुक मौजूद है स्टूडेंट्स, तो आप देखें तो इस टेबल की अपनी एक फोर्स है जिसको हम रिएक्शनल फोर्स कहते हैं, और बुक की अपनी एक फोर्स है जो कि एक्शन के तौर पे काम कर रही है. तो आप देखेंगे कि इसके अंदर एक्शन और रिएक्शन बैलेंस होने की वजह से ये बुक अपनी कंडीशन पर अपनी पोजीशन पे स्टे करी रहेगी. तो मैं इसको R इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू जो है वो राइट कर सकता हूँ. R रिएक्शनल फोर्स है और वेट जो है वो क्या है, बुक का जो है वो अपना वेट है. और वेट की डेफिनेशन अगर मैं आपसे शेयर कर लूँ, so what we have the definition of weight, we have the definition of weight right now. Weight is the force with which earth attract a body toward its center. वजन वो कुव्वत है वो जमीन किसी भी जिस्म को अपने सेंटर की जानिब लाने के लिए कोशिश कर रही है. और यहाँ एनदर एग्जांपल आप देख सकते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट, कोई जो है पर्सन है अगर स्ट्रीट के ऊपर जो है वॉक कर रहा है. मोशन ऑफ हेलीकॉप्टर, कोई हेलीकॉप्टर है जो हरकत करते हुए आगे बढ़ रहा है. तो दीज आर ऑल द एग्जाम्पल basically Newton second law of motion, related to Newton second law of motion. Okay student, next here another topic gives the difference between mass and weight. As you can see on your screen, basically we have the 1 2 3 4 5 6, we have the 6 points right now as an differentiate between the mass and weight. Okay, number 1 है the quantity of matter in a body is called mass. किसी भी बॉडी के अंदर मैटर की क्वांटिटी क्या डिफाइन करती है, मास डिफाइन करती है. जबकि वेट की डेफिनेशन क्या है कि वेट इज द फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट अ बॉडी टुवर्ड इट्स सेंटर. वजन वो कुव्वत है और जमीन किसी भी जिस्म को अपने मरकज की जानिब लाने के लिए जब कोशिश कर रहा है तो वो उसका वेट डिफाइंड होगा, वेट कंसिडर किया जाएगा. और मास क्योंकि नॉन डायरेक्शनल क्वांटिटी है इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे. जबकि वेट डायरेक्शनल क्वांटिटी है क्योंकि डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ है तो इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे. मास ऑफ अ बॉडी इज ऑलवेज कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स. कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा. जबकि अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट प्लेस टू प्लेस स्टूडेंट वेरी करता है. अगर अर्थ की ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो किसी पर्सन का वेट जो है वो अर्थ पे कुछ और होगा. और अगर मैं चांद पे चले जाऊं, मून की बात करूं, तो मून के ऊपर ग्रेविटी कम हो जाती है, 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाती है, तो वहां वेट भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. इसका मतलब प्लेस टू प्लेस वेट क्या कर रहा है स्टूडेंट, वेरी कर रहा है. मास का एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन.
वेट का मैथमेटिकल फॉर्मूला है मास इनटू ग्रेविटी। मास कैन बी डिटरमाइंड बाय एन ऑर्डिनरी बैलेंस, मास में ऑर्डिनरी बैलेंस से डिटरमाइन कर सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। जबकि वेट ऑफ अ बॉडी इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस, और वेट मुझे जो है वो स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करना पड़ेगा। यूनिट ऑफ मास की अगर हम बात करें एसआई सिस्टम में तो किलोग्राम होता है, सिंबल केजी होता है। और यूनिट ऑफ वेट की हम बात करें तो न्यूटन होता है और सिंबल एन होता है, कैपिटल एन होता है। ओके स्टूडेंट, वी हैव द सम एमसीक्यूज रिलेटेड टू दिस चैप्टर। और सेक्शन ए बेस कर रहा है बेसिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, पास्ट पेपर से रिलेटेड हैं ये कुछ एमसीक्यूज। सेक्शन ए बेस कर रहा है आपका एमसीक्यू पर। वी हैव द फर्स्ट एमसीक्यू एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ डैश। वी हैव द फोर ऑप्शन राइट नाउ। स्पीड है, रेस्ट है, इनर्शिया है या फोर्स है। यकीनन आप तमाम स्टूडेंट इसका आंसर सही दे पाएंगे कि न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है वो बेसिकली किसको डिनोट कर रहा है, इनर्शिया को डिनोट कर रहा है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, इनर्शिया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट एमसीक्यू है अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन डैश इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। अभी मैंने आपको इसी लेक्चर के अंदर जो है वो फोर्स की दो डेफिनेशन डिस्कस करी, एक बाय कॉन्सेप्चुअल, फोर्स इज एन एजेंट विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और द स्टेट ऑफ मोशन, एंड द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन इट इज सेड टू बी फोर्स। तो यकीनन स्टूडेंट इसका आंसर भी आप सही दे पाएंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फोर्स। नेक्स्ट एमसीक्यू है इट इज इजियर टू पुश एन एम्प्टी शॉपिंग कार्ट than a full one because the filled card has more mass than the empty one. This is can be expressed by dash. We have four option right now. Option A, F is greater than M, F is less than M, F is inversely proportional to M, and F is directly proportional to M. अभी मैंने इसकी एग्जाम्पल आपको जो है वो इसी लेक्चर के अंदर डिफाइन करी थी कि अगर मैं कोई जो है वो ट्रॉली को एम्प्टी मूव कर रहा हूँ तो मेरे लिए आसान है उसको मूव करना, अगर मैं ट्रॉली फिल करने के बाद मूव कर रहा हूँ तो मेरे लिए मुश्किल है। इसका मतलब मास बढ़ रहा है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और मास कम होगा तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यकीनन इसका आंसर भी आप तमाम स्टूडेंट के जहनों में सही आ रहा होगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। Okay, student, we have another MCQ related to this chapter and related to this topic, as you can see on your screen right now. Next, to every action there is always equivalent opposite direction. This is Newton dash law of motion. Newton first law of motion, Newton second law of motion, Newton third law of motion, and none of them. So the correct option is option C, Newton third law of motion. Okay, next MCQ है weight of a body can be measured using spring balance. It differed from place to place between the variation in. कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का जो वेट वेरी कर रहा है प्लेस टू प्लेस, तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस अगर हम उसको मेजर कर रहे हैं तो वो एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल पुल होगा, वेलोसिटी होगा, या साइज ऑफ स्प्रिंग बैलेंस होगा। सो स्टूडेंट इसके वेट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आपके जहनों में इसका आंसर आ रहा होगा कि ग्रेविटेशनल पुल होगा, क्योंकि जमीन जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की जानिब खींच रही है तो वो ग्रेविटेशनल पुल कहलाएगा। So the correct option is option B, gravitational pull. Next MCQ numerical से related है, if mass of a body is 10 kilogram, its weight will be. So first of all, we will have to find out the formula. We have the formula of weight right now, W is equal to mg. So mass हमारे पास 10 है स्टूडेंट, ग्रेविटी 9.8 है, और 9.8 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर विल बी 98 न्यूटन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 98 न्यूटन। ओके स्टूडेंट, सेक्शन भी बेस कर रहा है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पर, जो कि मैंने आपसे अभी इसको डिटेल में डिस्कस किया है। और एक मरतबा फिर हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पे जो चीज़ें बेस कर रही हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, ताकि आपको जो है वो पेपर में कितना लिखना है, कितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर की अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू। ब्लू मार्कर से हेडिंग आएगी, ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन होगा, और डेफिनेशन है तो आपने जो वो 3 से 4 लाइन में डेफिनेशन देनी है और उसका फॉर्मूला मेंशन करना है। So as you can see on your screen, के force is an agent which changes or tends to change the state of rest or the uniform motion of a body. कि अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई की जाए और वो उसकी स्टेट को चेंज कर दे तो इस एजेंट को हम फोर्स कहते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डिनोटेड बाय एफ। फोर्स को हमेशा जो है वो हम एफ से डिनोट करेंगे। एंड व्हाट वी हैव द फॉर्मूला, वी हैव द फॉर्मूला ऑफ फोर्स, as all of you know about very well, F is equal to ma. We can say the product of mass and acceleration. यहाँ देखें, अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसका कंक्लूजन निकालना चाहूँ तो फोर्स कैन एक्सेलरेट और डिसलेरेट अ बॉडी। फोर्स हमेशा एक्सेलरेट भी कर सकता है, और फोर्स जो है वो फोर्स की कंडीशन पे डिसलेशन भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी कम हो रही है तो डिसलेरेशन होगा। और अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो हमारे पास फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए अप्लाई की जा रही है, और डिसलेरेशन हो रहा है तो इसका मतलब हमने ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई की है। और फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
नेक्स्ट एमसीक्यू स्टूडेंट बेस कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेस कर रहा है स्टेट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सेक्शन बी के लिए। तो आपने जस्ट स्टेटमेंट देनी है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की कि एवरीबॉडी रिमेंस एट रेस्ट और कंटिन्यूस टू मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अ स्ट्रेट लाइन अंटिल अनलेस अनबैलेंस फोर्स एक्टेड अपॉन इट, जो हमने आपसे अभी इसी लेक्चर में डिस्कस किया बहुत डिटेल में। डिफाइन इनर्शिया एंड स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, तो इनर्शिया की डेफिनेशन आप डिफाइन करेंगे। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट पूछिए सेक्शन बी के अंदर, आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट मेंशन करनी है विद हेडिंग। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट पूछिए, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट मेंशन करनी है, 2 से 3 लाइन में आपने इसको लिखना है। और यहाँ एक शॉर्ट क्वेश्चन मजीद जो है वो पूछा गया है कि राइट 3 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन वेट एंड मास। तो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है सेक्शन बी का। तो आपने उन्होंने खुद मेंशन कर दिया है सवाल के अंदर क्वेश्चन में कि 3 पॉइंट्स देने हैं आपने, जो हमने आपसे भी थोड़ी देर पहले तकरीबन 6 पॉइंट डिस्कस किए, मैक्सिमम अप्रोक्स 6 पॉइंट हमने आपसे डिस्कस किए। तो उसमें से आप कोई भी जो है वो 3 पॉइंट्स को एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, सेक्शन सी हमारा बेस कर रहा है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर पे। और लॉन्ग क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि डिफाइन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ ड्राइव न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ आपने न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट देनी है, जिसको डिटेल में हमने आपसे सॉल्व भी कराया और इसको समझाया भी, इसकी डेरिवेशन भी कंप्लीट करी। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर मेरा जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा।